भारत के महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? क्या भारत के महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। भारत के महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में महान्यायवादी ना लिखकर अटॉर्नी जनरल लिख दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान या उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान या उल्लेख किया गया है और इस तरह से अनुच्छेद 76 मूल रूप से भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। लेकिन दो ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो मूल रूप से संसद के हैं लेकिन महान्यायवादी से भी संबंधित हैं। तो वह दो अनुच्छेद कौन कौन है? तो एक है अनुच्छेद 88 और दूसरा है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 88 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महान्यायवादी के अधिकार। और इससे पहले जब हम लोग मंत्री परिषद पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी अनुच्छेद 88 के बारे में पढ़े थे, क्योंकि अनुच्छेद 88 केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री और महान्यायवादी दोनों के अधिकार से संबंधित है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 105 की। तो यह महान्यायवादी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा से संबंधित है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ से हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो वह सभी के सभी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मूल रूप से अनुच्छेद 76 ही भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। चाहे वह महान्यायवादी की नियुक्ति हो या कार्यकाल हो या योग्यता हो, कुछ भी हो। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो वह अनुच्छेद 76 के तहत। तो इसी तरह से जो भी चीज़ पूछा जाएगा तो वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ही होगा, सिर्फ इन दोनों बातों को छोड़कर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि या कानून अधिकारी होता है। यानी सबसे सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर का जो विधि या कानून अधिकारी कौन होता है, तो वह भारत का महान्यायवादी होता है। तो अब देखिए यहाँ देश का जो लिखा गया है, इसके जगह भारत या केंद्र सरकार या संघ सरकार या भारत सरकार कुछ भी वर्ड हो सकता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत सरकार या केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि या कानून अधिकारी कौन होता है, तो वह महान्यायवादी होता है। अब देखिए यहाँ जो सर्वोच्च वर्ड लिखा गया था तो उसी का मतलब यह हुआ कि वह अर्थात महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि या प्रथम कानून अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी या कानून अधिकारी कौन होता है, तो वह भारत का महान्यायवादी होता है। तो चाहे हम प्रथम विधि अधिकारी कहें या मुख्य विधि अधिकारी कहें, एक ही बात है। अब चलिए बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके सलाह पर? तो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। तो केंद्रीय मंत्री परिषद कहने का मतलब कि सरकार के सलाह पर। भारत सरकार मतलब जिसकी सरकार होती है, तो उसी भारत सरकार या केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान के द्वारा भारत के महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल
तय नहीं किया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी समय महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। तो इसका मतलब महान्यायवादी को उसके पद से पदच्युत कौन करता है या पदमुक्त कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। यहाँ देखिए लिखा गया है कि पदच्युत किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जाता है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और प्रसाद पर्यंत का मतलब ही हुआ कि राष्ट्रपति उसे कभी भी किसी भी समय उसके पद से हटा सकता है। फिर बात करते हैं कि वह कभी भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। तो इससे यह बात पता चला कि महान्यायवादी अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। फिर देखिए एक पॉइंट यहाँ लिखा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा गया है कि परंपरा के अनुसार सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसी की मंत्रिपरिषद होती है, तो परंपरा के अनुसार सरकार अर्थात मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। अब समझिएगा यहाँ पर पॉइंट कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया था कि परंपरा के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि सरकार अगर त्यागपत्र दे दे तो फिर महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ भी चुके हैं नियुक्ति में कि इनकी सिफारिश, ये इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं तो वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात सरकार की सिफारिश पर ही करते हैं। तो इसी वजह से जब सरकार त्यागपत्र देता है तो महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देता है। या फिर अगर महान्यायवादी को बदल दिया जाए, ठीक है, अगर जो महान्यायवादी अभी है अगर उसे बदल दिया जाए, उसके जगह दूसरे महान्यायवादी की नियुक्ति की जाए तो फिर उस महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है। तो लेकिन सबसे जो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि वह यह था कि परंपरा के अनुसार कि अगर सरकार त्यागपत्र दे दे तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना होता है। लेकिन अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा गया है कि यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है। चलिए अभी इसे हम लोग एक प्रश्न से समझने का प्रयास करते हैं और एक प्रश्न आपसे पूछते हैं और देखते हैं कि आप लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं। प्रश्न है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार जिस केंद्र सरकार के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो यदि वह केंद्र सरकार त्यागपत्र या इस्तीफा दे दे तो महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देता है। तो क्या यह कथन सही है या गलत है? तो यह कथन गलत है। अब आप कहिएगा कैसे? अभी जो हम आपको कथन कहे हैं तो उस कथन में कहीं भी परंपरा शब्द नहीं कहा गया था, कहीं भी परंपरा वर्ड का यूज नहीं किया गया था। वहाँ सिर्फ यह कहा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार जिस केंद्र सरकार के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो यदि वह केंद्र सरकार त्यागपत्र दे दे तो महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देता है। तो यहाँ देखिए कहीं भी परंपरा नहीं लिखा गया था। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे कि ऐसा परंपरा के अनुसार देखा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए वही चीज़ लिखा गया है ब्रैकेट में कि यह अनिवार्य नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर सरकार इस्तीफा दे दे तो महान्यायवादी को भी इस्तीफा देना होता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तो इसलिए जब यहाँ प्रश्न में परंपरा शब्द को या मान्यता शब्द को नहीं जोड़ा गया तो इसका मतलब यह जो प्रश्न था, यह जो कथन था, तो वह गलत होगा, क्योंकि ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न में परंपरा शब्द को या मान्यता शब्द को जोड़ दिया जाता तब वह कथन, तब वह प्रश्न बिल्कुल सही होता। लेकिन क्या होता है कि आमतौर पर कि जिसकी सरकार बनती है तो उसी सरकार के सिफारिश पर राष्ट्रपति
महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो इसीलिए आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि चूंकि जब सरकार अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि महान्यायवादी की अर्हताएं या योग्यताएं के बारे में, कि महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए यहां लिखा गया है कि भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो वैसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि महान्यायवादी की जो योग्यता होती है वही उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि वह भारत का नागरिक हो, यह तो अवश्य है कि भारत का नागरिक अवश्य ही होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सेकंड से फोर्थ पॉइंट तक की। तो इसमें लिखा गया है कि एक या अधिक का मतलब कि एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अर्थात हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अर्थात 10 वर्षों तक वकालत का कार्य किया हो। फिर यहां इसके बाद क्या है, अथवा, या फिर इसके जगह हम या भी यूज कर सकते हैं कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति की राय में वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। अब देखिए, तो योग्यता को फिर से समझते हैं कि देखिए यह पहला पॉइंट जो है यह तो अनिवार्य है कि वह भारत का नागरिक अवश्य ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी किंतु परंतु की बात नहीं हो सकती है। लेकिन सेकंड से फोर्थ तक में किंतु परंतु की बात हो सकती है कि या तो सेकंड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो, या फिर थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो, या फिर फोर्थ पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो। इस तीनों में से कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो वही यहाँ कहा गया है कि अगर पहले पॉइंट को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्ति एक या एक से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वह अधिवक्ता रहा हो, अर्थात वकालत किया हो। या ऐसा भी नहीं है तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति की राय में वह व्यक्ति पारंगत विधिवेता हो, अर्थात वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है तो राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब चलिए बात करते हैं कि महान्यायवादी के पारिश्रमिक के बारे में। पारिश्रमिक कहने का मतलब वेतन एवं भत्ता। तो देखिए, संविधान के द्वारा भारत के महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है कि इन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो यह संविधान में किसी भी तरह का बात नहीं किया गया है, अर्थात संविधान के द्वारा यह तय नहीं किया गया है। तो फिर इनके पारिश्रमिक को कौन निर्धारित किए हैं, कौन तय किए हैं? तो राष्ट्रपति किए हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित या अवधारित पारिश्रमिक ही भारत के महान्यायवादी को दिया जाता है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित पारिश्रमिक है तो वही निर्धारित पारिश्रमिक महान्यायवादी को मिलता है। फिर बात करते हैं कि यह पदच्युत के बारे में तो हम लोग समझ ही गए कि इन्हें पद से कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। अब फिर बात करते हैं महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो इनके 3 कर्तव्य हैं। पहले कर्तव्य की बात करें कि भारत सरकार को विधि संबंधी अर्थात कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार को
किसी कानूनी मामले पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। लेकिन इसी को अगर हम लोग सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं तो इनका कर्तव्य क्या होता है? इनका कर्तव्य होता है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों या कानूनी मामलों पर परामर्श देना या सलाह देना। ठीक है, तो यह इनका कर्तव्य होता है। तो किन विषयों पर, किन मामलों पर? तो कानूनी विषयों पर, कानूनी मामलों पर परामर्श देना या सलाह देना। फिर हम इससे यह समझ सकते हैं कि महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है, क्योंकि जब कानूनी विषयों पर यह भारत सरकार को परामर्श देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार या मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। ठीक है, या फिर मुख्य न्यायिक सलाहकार होता है। तो कुछ भी वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है कि विधि सलाहकार, न्यायिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार, कुछ भी यह वर्ड लिखा जा सकता है। अब देखिए, मुख्य कहने का मतलब क्या हुआ कि मुख्य विधि सलाहकार। तो मुख्य विधि सलाहकार का मतलब हुआ कि भारत सरकार का जो पहला कानूनी सलाहकार होता है वह कौन होता है? तो वह महान्यायवादी होता है। और इस पॉइंट को यहाँ लिखा भी गया था कि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है या फिर मुख्य विधि अधिकारी होता है। फिर चलिए बात करते हैं इनके दूसरे कर्तव्य के बारे में। तो वह है कि विधिक स्वरूप। विधिक स्वरूप कहने का मतलब कि कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। ठीक है, चलिए तीसरे कर्तव्य को समझते हैं और तीसरे कर्तव्य को समझने के बाद फिर से हम लोग दूसरे कर्तव्य पर वापस आएंगे। तो तीसरा कर्तव्य जो है इनका कि वह है संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। कृत्यों कहने का मतलब कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो यहाँ तो तीसरे पॉइंट में साफ ही लिखा गया है कि संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना, यह इनका कर्तव्य होगा। लेकिन अब चलिए फिर से हम दूसरे कर्तव्य की बात करते हैं। तो यहाँ जो लिखा गया था कि विधिक स्वरूप अर्थात कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्य, ठीक है, यहाँ पर फोकस करना है, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। तो सवाल अब यह उठता है कि आखिर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कर्तव्य या कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं जिसका उन्हें पालन करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसे ही देखिए, यहाँ लिखा गया है, हेडिंग क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। तो इसी दूसरे कर्तव्य के अंतर्गत ही इस पॉइंट को लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। तो आइए उसे समझते हैं। तो देखिए, पहला कार्य है वह क्या है कि भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना या पेश होना। तो इसका क्या मतलब है, इसे चलिए फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामलों में अगर वह भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय या भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में वह उपस्थित होता है या पेश होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा यह सौंपे गए कार्य हैं महान्यायवादी को। तो जब इस पॉइंट को समझे तो इससे क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ यह निकला कि वह अर्थात महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि जब भारत सरकार के तरफ से वह पेश होता है, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन न्यायालयों में भारत सरकार का वह प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो वह महान्यायवादी करता है। यहाँ से एक बात और भी क्लियर हो रहा है, वह यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय की बात आई तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत का महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
भारत सरकार का प्राथमिक वकील होता है या मुख्य वकील होता है। तो क्योंकि उसके तरफ से पेश होते हैं तो इसी वजह से, और हमारे देश का जो सबसे ऊपर का न्यायालय कौन सा है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। तो इसी वजह से भारत का जो महान्यायवादी होता है तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्राथमिक वकील होता है, अर्थात पहला वकील होता है, मुख्य वकील होता है। अब चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य हैं वह कौन से हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत, आगे बढ़ने से पहले हम लोग अनुच्छेद 143 के बारे में बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है। तो वह राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है तो वह किसके तहत, तो वह अनुच्छेद 143 के तहत करता है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अगर किसी भी तरह का कार्य किया जाता है तो उसके लिए भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो वह महान्यायवादी करेगा। तो यह तो था राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। अब चलिए बात करते हैं कि महान्यायवादी के अधिकार एवं सीमाओं के बारे में। अधिकार कहने का मतलब कि इन्हें कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है, और सीमाएं कहने का मतलब कि इनके कर्तव्यों पर या इनके अधिकार पर किस तरह का लिमिटेशन लगाया गया है, पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार की। तो यहाँ लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, तो अब देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र कहने का मतलब कि भारत के किसी भी क्षेत्र में या भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में सभी न्यायालयों का मतलब क्या हुआ कि भारत के किसी भी न्यायालय में। तो किसी भी न्यायालय या सभी न्यायालय का मतलब केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं होता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, इन सभी तरह के न्यायालयों में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 88 की, कि अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी को, यहाँ देखिए बॉक्स में लिखा गया था कि संसद के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महान्यायवादी के अधिकार। तो संसद से जुड़े महान्यायवादी के जो अधिकार हैं वह किस अनुच्छेद के तहत, तो वह अनुच्छेद 88 के तहत। तो आइए अनुच्छेद 88 के तहत जो इन्हें अधिकार संसद से रिलेटेड प्रदान किया गया है तो क्या अधिकार है उसे समझते हैं। यहाँ लिखा गया है कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उसकी कार्यवाही या बैठक में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे वोट या मत देने का अधिकार नहीं है। इतना लंबा चौड़ा बात लिखा गया था कि आप लोगों का दिमाग ही चकरा गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आइए इसे तोड़ तोड़ करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। एक एक करके इसे समझते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों, तो दोनों सदन कहने का मतलब चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, तो दोनों सदनों में महान्यायवादी को बोलने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या बैठक में उसे भाग लेने का भी अधिकार है। तो फिर से चाहे वह राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, तो दोनों सदनों की कार्यवाही या बैठक में उन्हें भाग लेने का भी अधिकार है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है। तो अर्थात संसद के जो दोनों सदन हैं, तो अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उस संयुक्त बैठक में भी महान्यायवादी को भाग लेने का अधिकार है। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखा गया है
कि संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार या उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अभी तक हम लोग वर्ड क्या पढ़ रहे थे, संसद। अब यहां वर्ड क्या आया, संसदीय समिति। तो संसद के कार्यों में मदद करने के लिए जिस समिति का गठन किया जाता है उसे संसदीय समिति कहा जाता है। ठीक है, तो संसदीय समिति की बैठक या कार्यवाही में भी महान्यायवादी को भाग लेने का अधिकार है। यहां तक तो समझ में आ गई, लेकिन उसे वोट या मत देने का अधिकार नहीं है। तो इन सभी में अभी तक जो भी 4 पॉइंट हम लोग पढ़े, तो इस चारों पॉइंट में महान्यायवादी को वोट या मत देने का अधिकार नहीं है। तो यह बात क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग संसदीय समिति पर फिर से लौटेंगे, लेकिन पहले यहां नोट को समझते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा गया है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो अब देखिए, संसद के या किसी भी सदन, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो किसी भी सदन के यह सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, उसकी कार्यवाही या बैठक में भाग लेने, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने एवं संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने का उसे अधिकार है। तो यहां से देखिए, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का वह कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, उसकी कार्यवाही या बैठक में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, संसदीय समिति की बैठक में भाग ले सकता है। तो वह कौन सा ऐसा अधिकारी है भारत सरकार का? तो वह महान्यायवादी है, जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी संसद में उसे बोलने या भाग लेने का अधिकार है। या फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैर सदस्य होते हुए भी संसद के सदनों में बोलने या भाग लेने का अधिकार किस अधिकारी को प्राप्त है? तो वह भारत के महान्यायवादी को है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम वापस से संसदीय समिति पर लौटते हैं। तो देखिए, संसद और संसदीय समिति में तो पहले आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि संसद और संसदीय समिति। तो संसद के लिए जिस समिति का गठन होता है उसे संसदीय समिति कहा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया था और इसी वजह से इसे बॉक्स में बनाया गया है कि संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार महान्यायवादी को है। लेकिन यहाँ देखिए एरो करके ऊपर में लिखा गया है कि जिसका वह सदस्य हो। इसे एक प्रश्न से समझते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या भारत के महान्यायवादी को किसी भी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार है? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के महान्यायवादी उसी संसदीय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं जिसका वह सदस्य हो। तो जिसका वह सदस्य हो उसी संसदीय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन जिस संसदीय समिति का वह सदस्य नहीं है तो उस संसदीय समिति की बैठक में वह भाग नहीं ले सकता है। यह बात तो क्लियर हो गया, लेकिन यह एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। वह सवाल क्या है कि अभी सर आप यह पढ़ाए हैं कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर आप सर यह कह रहे हैं कि महान्यायवादी उसी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेता है जिसका वह सदस्य होता है। जी बिल्कुल, यह एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। तो आइए इस नए सवाल को समाप्त करते हैं कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी संसदीय समिति का सदस्य जरूर हो सकता है। तो यह दोनों बात अलग अलग है। तो अब फिर बात वही हुई कि देखिए
संसद का अगर वह सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी संसद के सदनों में वह बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन संसदीय समिति जस्ट उससे उल्टा है। वह उसी संसदीय समिति की बैठक में भाग लेता है जिस संसदीय समिति का वह सदस्य होता है। तो यह बात अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ अगला जो नोट लिखा गया है वह यह है कि महान्यायवादी को संसद सदस्यों के सभी भत्ते व विशेषाधिकार मिलते हैं। तो देखिए विशेषाधिकार की बात आई तो वही है अनुच्छेद 105 के तहत जो संसद से ही संबंधित है। तो यहाँ इसे हम लोग समझते हैं कि जब महान्यायवादी संसद के सदनों की कार्यवाही या बैठक में भाग लेता है तो महान्यायवादी को संसद सदस्यों को जो मिलने वाले भत्ते वो विशेषाधिकार हैं या उन्मुक्तियां हैं, तो वही भत्ते वो विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी मिलते हैं जब वह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। तो संसद सदस्य को मिलने वाले सभी भत्ते वो विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी मिलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि महान्यायवादी की क्या क्या सीमाएं हैं, अर्थात इन पर किस तरह का पाबंदी लगाया गया है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या विश्लेषण देने का महान्यायवादी को अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार के खिलाफ वह किसी भी मामले में ना तो वह सलाह दे सकता है और ना ही विश्लेषण दे सकता। विश्लेषण देने का मतलब कि ना ही वह संक्षिप्त जानकारी दे सकता है। अगर कोई दूसरे पार्टी के लोग अगर उनसे पूछते हैं कि आप भारत सरकार की ओर से किसी भी मामले पर कुछ संक्षिप्त जानकारी हम लोगों को दे दीजिए, तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। यह अधिकार उसे नहीं दिया गया है। फिर बात करते हैं दूसरे सीमाओं के बारे में, तो वह है कि भारत सरकार की ओर से पेश होने पर किसी मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। तो वही कहने का मतलब हुआ कि अभी आप लोग यहाँ देखे हुए थे कि जब वह भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में जब वह पेश होते हैं, ठीक है, तो वह उस समय किसी भी मामले में वह टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं तीसरी सीमाओं के बारे में, तो यहाँ लिखा गया है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव ये नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक भारत सरकार की इन्हें अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी व्यक्ति का यह बचाव नहीं कर सकते हैं, किसी भी अभियुक्त का बचाव यह नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं चौथी सीमाओं के बारे में, तो यहाँ लिखा गया है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर भारत सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी परिषद या किसी भी कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी की पांचवी सीमाएं हैं, जब तक कि विधि एवं न्याय मंत्रालय वैधानिक मामले के विभाग के माध्यम से इस आशय का कोई प्रस्ताव या संदर्भ प्रेषित नहीं किया जाता, वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। तो आइए इसे समझते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि जब तक विधि एवं न्याय मंत्रालय किस माध्यम से, तो वैधानिक मामले के विभाग के माध्यम से। तो वैधानिक मामले कहने का मतलब कि कानूनी मामले के विभाग के माध्यम से अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव प्रेषित का मतलब हुआ कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव महान्यायवादी को जब तक नहीं भेजा जाता है तब तक महान्यायवादी भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन अर्थात कानूनी संगठन को महान्यायवादी अपनी सलाह नहीं दे सकता है। लेकिन नोट करके देखिए यहाँ लिखा गया है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक परामर्शदाता या पूर्णकालिक वकील नहीं होता है और ना ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही अर्थात निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता है।
निजी विधिक कार्यवाही का मतलब क्या हुआ कि निजी प्रैक्टिस या निजी कानूनी प्रैक्टिस से उसे रोका नहीं जा सकता है। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि अभी हम लोग क्या पढ़े कि महान्यायवादी पर कई तरह की सीमाएं लगाई गई है, पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भारत के महान्यायवादी को उनके निजी कानूनी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। तो यहां देखिए लिखा गया है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक परामर्शदाता या पूर्णकालिक वकील नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, अर्थात भारत सरकार का वह वकील होता है, लेकिन वह तभी तक भारत सरकार का कानूनी सलाहकार या वकील होता है जब तक वह महान्यायवादी के पद पर होता है। तभी तक वह सरकार का वकील होता है या कानूनी सलाहकार होता है, लेकिन जब वह महान्यायवादी के पद पर नहीं है तब वह सरकार का कानूनी सलाहकार या सरकार का वकील नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णकालिक परामर्शदाता या पूर्णकालिक वकील, तो इसका मतलब यही हुआ कि वह पूरे समय तक के लिए सरकार का कानूनी सलाहकार या सरकार का वकील नहीं होता है। तो यही हुआ कि पूर्णकालिक परामर्शदाता या पूर्णकालिक वकील वह सरकार का नहीं होता है, मतलब पूरे समय तक के लिए वह सरकार का वकील नहीं होता है, और ना ही वह एक सरकारी कर्मी अर्थात सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब यह हुआ कि महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी भी नहीं होते हैं। अब यह बात कैसे? तो देखिए हम लोग अनुच्छेद 76 के अंतर्गत क्या पढ़े हैं कि महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता है बल्कि उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, और वह जो पारिश्रमिक दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। तो पारिश्रमिक का मतलब क्या हुआ? पारिश्रमिक का मतलब वेतन नहीं होता है बल्कि काम के बदले जो पैसे मिलते हैं, जो मजदूरी मिलते हैं, उसे ही पारिश्रमिक कहा जाता है। जब तक आप काम करते हैं तभी तक आपको पैसे दिए जाते हैं, जब आप काम नहीं करते हैं तब आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है पारिश्रमिक। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि जब कोई सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें वेतन मिलता है, लेकिन इन्हें वेतन नहीं मिलता है, तो इसी वजह से यह क्या है? एक सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो जब यह सरकारी कर्मचारी नहीं है तो इसी वजह से इन्हें निजी विधिक कार्यवाही अर्थात निजी प्रैक्टिस या निजी कानूनी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता है। तो इस बात को समझे कि यह प्राइवेट रूप से अपना कानूनी प्रैक्टिस कर सकते, पर्सनली रूप से अपना कानूनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात और समझना है कि अभी देखिए क्या है कि हम लोग क्या समझे कि महान्यायवादी सरकार का वकील होता है। ठीक है, पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, लेकिन जब तक पद पर है तब तक तो वह सरकार का वकील होता है, लेकिन सरकारी वकील वह नहीं होता है। देखिए दोनों बात में अंतर है और दोनों बात को अच्छे से समझना है कि महान्यायवादी सरकार का वकील होता है लेकिन सरकारी वकील नहीं होता है। सरकारी वकील क्यों नहीं होता है? तो यह बात देखिए प्रूफ कर रहा है कि यह एक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। तो जब सरकारी कर्मचारी यह नहीं होता है तो फिर यह सरकारी वकील कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यह सरकार का वकील होता है लेकिन सरकारी वकील नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं कि भारत के महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो वह ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। तो देखिए भले ही भारत के महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद दोनों के महान्यायवादी में कई सारे अंतर हैं। तो क्या क्या अंतर हैं आइए उसे देखते हैं। तो दोनों में अंतर कहने का मतलब कि ब्रिटेन के जो महान्यायवादी होते हैं और भारत के महान्यायवादी होते हैं, इन दोनों में क्या क्या अंतर है आइए उसे समझते हैं। देखिए क्या है कि ब्रिटेन में महान्यायवादी का पद एक राजनीतिक पद है।
सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, ब्रिटेन के साथ साथ कई ऐसे अन्य देश भी हैं जहां महान्यायवादी का पद एक राजनीतिक पद है। तो जैसे ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका में भी महान्यायवादी का पद एक राजनीतिक पद ही होता है। तो क्यों राजनीतिक पद है, आइए इसे समझते हैं। क्योंकि ब्रिटेन या फिर अमेरिका में विधि मंत्री या कानून मंत्री ही महान्यायवादी का कार्य करता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन या फिर अमेरिका जैसे देशों में जो वहाँ के कानून मंत्री होते हैं, जो विधि मंत्री होते हैं, वही महान्यायवादी भी होते हैं। ठीक है, अलग से महान्यायवादी नहीं होते हैं। तो इस वजह से ब्रिटेन या अमेरिका के महान्यायवादी वहाँ के केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य होते हैं। क्योंकि कानून मंत्री अगर हैं तो वह तो क्या है, एक तरह का कैबिनेट मंत्री हैं, वह मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। तो जब आप खुद सोचिए कि जब ब्रिटेन या अमेरिका जैसे देशों में कोई कानून मंत्री ही महान्यायवादी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के महान्यायवादी वहाँ के केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य होते हैं। लेकिन अब अगर हम भारत की बात करें तो देखिए कि भारत में महान्यायवादी का पद एक स्वतंत्र पद है। स्वतंत्र पद कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में विधि मंत्री या कानून मंत्री कोई अलग व्यक्ति बनते हैं, जबकि महान्यायवादी कोई दूसरे व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि भारत में सरकारी स्तर पर विधिक मामलों या कानूनी मामलों को देखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पृथक रूप से विधि मंत्री होता है या कानून मंत्री होता है। ठीक है, तो भारत में क्या स्थिति है कि भारत में कानून मंत्री अलग व्यक्ति बनते हैं और महान्यायवादी अलग व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल या कैबिनेट या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। जबकि ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों में क्या है कि वहाँ के महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट या केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन भारत के महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट या केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, तो इसका आप रीजन समझे, क्योंकि यहाँ के जो कानून मंत्री होते हैं वह महान्यायवादी नहीं होते, तो महान्यायवादी कोई अलग व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि भारत के महान्यायवादी केंद्रीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। तो चलिए अब यहाँ से 3 बात को आपको ध्यान में रखना है, हम उसे फिर से रिपीट कर रहे हैं और आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए। कि देखिए, इससे पहले अभी हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ी देर पहले ही कि भारत के महान्यायवादी भारत के संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह संसद को संबोधित कर सकते हैं। दूसरा फिर क्या पढ़े कि वह संसदीय समिति का या संसदीय कमेटी का सदस्य हो सकते हैं, और जिस संसदीय समिति या जिस संसदीय कमेटी का सदस्य होते हैं उसी संसदीय समिति में वह समिति की बैठक में वह भाग ले सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या आया कि भारत के महान्यायवादी केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ब्रैकेट में यहाँ एक बात लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में महान्यायवादी के पद को विधि मंत्री में मिलाने का प्रस्ताव रखा गया था। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में महान्यायवादी को विधि मंत्री या कानून मंत्री में ही मिलाने का प्रस्ताव रखा गया था कि जो व्यक्ति कानून मंत्री बनेंगे उन्हें ही महान्यायवादी बना दिया जाएगा। तो ऐसा प्रस्ताव इनके काल में रखा गया था, लेकिन क्या हुआ कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। तो इसी वजह से अभी तक भी हमारे भारत में क्या है कि विधि मंत्री कोई और बनते हैं, जबकि महान्यायवादी कोई और बनते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कुछ स्टैटिक और वर्तमान की बात कर लेते हैं। जैसे कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़ थे। 1950 से 1963 तक अर्थात 13 वर्ष तक ये भारत के महान्यायवादी के रूप में कार्य किए थे। तो इस तरह से जब 1950 से 1963 तक ये भारत के महान्यायवादी रहे थे,
तो इस तरह से एक स्टैटिक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबी अवधि तक, अब तक के सभी महान्यायवादी में से सबसे लंबी अवधि तक अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के रूप में कार्य करने वाले वह कौन से व्यक्ति हैं? तो वह कौन है? तो MC सीतलवार हैं। फिर बात करते हैं कि 1955 में गठित स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह MC सीतलवार ही थे। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र होने के बाद 1955 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो वह किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था? तो वह MC सीतलवार की अध्यक्षता में गठन किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह यह है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं या भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं। तो जो भारत के वर्तमान महान्यायवादी बने हैं तो वह भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। तो वह कौन है? तो R वेंकट रमनी हैं। तो यह कब से भारत के महान्यायवादी का पद संभाले हैं? 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है इस पद पर। तो अब देखिए 3 साल के लिए जो इन्हें नियुक्त किया गया है, तो अब आपके मन में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस 3 साल को देखकर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है तो वह संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या महान्यायवादी का कार्यकाल निर्धारित किया गया है या महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो ऑप्शन में जो आपको दिया जाएगा कि कोई निर्धारित नहीं है तो वही आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 साल अगर देगा तो 3 साल आपको लगाकर आ जाना है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि संविधान के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। लेकिन फिर हो सकता है कि अगर सरकार को लगे कि इनका कार्यकाल और आगे भी बढ़ाना है तो वह इनके कार्यकाल को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे पहले 3 साल के लिए नियुक्ति की जाती है, फिर 3 साल का जो है कार्यकाल और बढ़ा दिया जाता है, मतलब 3-3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाता है। इस तरह से ऐसा देखा जाता है, लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब चलिए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि अब तक कौन कौन व्यक्ति भारत के महान्यायवादी बने हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं। तो उनके क्रम एवं कार्यकाल को देख लेते हैं। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवार 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक भारत के महान्यायवादी रहे थे। तो यहाँ इनसे प्रश्न भी हम लोग देख ही लिए थे कि सबसे लंबी अवधि तक अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो वह MC सीतलवार हैं। फिर बात करते हैं दूसरे महान्यायवादी की, तो वो है CK दफ्तरी 1963 से 1968। तीसरे नीरेन डे 1968 से 1977। चौथे महान्यायवादी SV गुप्ता 1977 से 1979। तो आप यहाँ कार्यकाल देख भी रहे होंगे कि किन्हीं का कार्यकाल 2 साल का है, किन्हीं का 13 साल है। ठीक है, तो यह सरकार पर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं 5वें महान्यायवादी के बारे में, तो LN सिन्हा जिनका कार्यकाल 1979 से 1983 तक रहा। छठे के पाराशरण 1983 से 1989 तक रहा। फिर 7वें महान्यायवादी सोली जे सोराबजी 1989 से 1990 तक रहा। यहाँ देखिए 1 ही साल तक रहा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी इनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है संविधान के द्वारा। फिर बात करते हैं 8वें महान्यायवादी के बारे में, तो वो है G रामास्वामी 1990 से 1992। 9वां है मिलन के बनर्जी अर्थात मिलन कुमार बनर्जी। तो ये 1992 से 1996 तक भारत के महान्यायवादी रहे थे। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, तो वो है अशोक के देसाई 1996 से 1998 तक। फिर है 11वें महान्यायवादी, तो सोली जे सोराबजी 1998 से 2004 तक। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर इस नाम पर फिर से चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए भारत के 7वें महान्यायवादी कौन बने थे? तो सोली से सोराबजी बने थे। लेकिन सोली से सोराबजी फिर से भारत के 11वें महान्यायवादी बने थे। तो इससे क्या समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति को फिर से भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता, अर्थात रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति फिर से की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। तो यहाँ आप देख भी रहे हैं। अब बात करते हैं 12वें महान्यायवादी के बारे में। तो मिलन के बनर्जी 2004 से 2009। तो यहाँ आप फिर से देखिए, तो मिलन के बनर्जी भारत के 9वें महान्यायवादी बने थे, लेकिन यह देखिए फिर से भारत के 12वें महान्यायवादी भी बने थे। बात करते हैं भारत के 13वें महान्यायवादी के बारे में। तो वो हैं गुलाम ई वाहनवती 2009 से 2014 तक। 14वें महान्यायवादी तो मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 तक। भारत के 15वें महान्यायवादी कौन थे? तो के वेणुगोपाल 2017 से 2022 तक। और भारत के 16वें अर्थात वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी 2022 से अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी किस महान्यायवादी का स्थान लिए, तो के वेणुगोपाल का स्थान लिए हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों का भारत का महान्यायवादी चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।